हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जापानीज ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि रोमांस, कॉमेडी और एक्शन से भरा है। ड्रामे का नाम है हिटमैन इन लव, जिसकी टोटल 10 एपिसोड्स हैं। सोच के देखो, एक हिटमैन किसी को मारने जाए लेकिन उल्टा उस पर अपना दिल हार बैठे। कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस मांगा आर्टिस्ट मित्सुकी को दिखाते हुए। हाल ही में इसकी मांगा को मोस्ट पॉपुलर मांगा का अवार्ड मिला। इसी खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। ये इस बात से अनजान है इसी पार्टी में एक हिटमैन उसे मारने आया है। मित्सुकी ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप ठीक करने आई, तभी हिटमैन उसे मारने आया। सवाल ये है, आखिर वो एक मांगा आर्टिस्ट को यहाँ मारने क्यों आया? आखिर इसका क्या मकसद है और ये हिटमैन कौन है? ये जानने के लिए हम एक हफ्ता पीछे चलते हैं। उसे हिटमैन की कहानी देख लेते हैं, जिसका नाम है शू, और ये बिल्कुल एक आम सा लड़का है। वो जो के साथ मिलकर अपने बाप की क्लीनिंग कंपनी में काम करता है। बचपन में जब शू के पेरेंट्स गुजरे, तब जो ने उसकी परवरिश की। जो चाहता था अब वो अपने बाप की कंपनी का खुद ध्यान रखे। जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता था, मगर जो नहीं चाहता वो इस कंपनी को अकेला संभाले। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए। बलून के पेड़ पर अटकने की वजह से एक बच्ची रोने लगी। शू ने उसकी मदद की, बलून उतारा, मगर वो बलून फट गया। बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। माँ को लगा शायद शू ने उसकी बच्ची को रुलाया। शू के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी वो अच्छा करने का सोचता है तो कुछ न कुछ उलट हो जाता है। जैसे स्कूल में एक दफा प्रिंसिपल गिरने लगा, शू ने उसे पकड़ने की कोशिश की। गलती से पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल की विग उतार दी। एक दिन रेस के दौरान चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। जो ने शू को समझाया, माना कि उसका दिल बहुत नरम है, लेकिन कभी कभी वो इन चीजों को इग्नोर कर दिया करे, ऐसे वो मुश्किलों में नहीं फंसेगा। दूसरी तरफ हम शू को देखें तो दूसरों की मदद करके उसे आओई की याद आती है। शू के बचपन की दोस्त पार्क में खेलते वक्त शू ने उसे गिरने से बचाया। इसके लिए आओई ने शू को एक थैंक यू लेटर दिया, जो अभी तक शू ने संभाल कर रखा है। इसके बाद आओई अपने पेरेंट्स के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। जो ने शू को बताया वो आज रिटायर हो रहा है। कहा, मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजारूंगा, तुम भी बिल्कुल ऐसा करना। मगर अफसोस, उसी रात जो को किसी ने शूट करके पानी में फेंक दिया। मौत की खबर सुनते ही शू अपना आपा खो बैठा। वो बहुत रोया। कुछ दिनों बाद जो के कत्ल के बारे में न्यूज आई। बताया गया जो डूबने से मरा, लेकिन असल में उसे शूट करके मारा गया था। न्यूज में साफ साफ झूठ बोला जा रहा था। शू ने जो की दोस्त श्योरी से पूछा। श्योरी ने बताया, मैंने ही जो की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का बोला। वो नहीं चाहती थी जो की सच्चाई के बारे में औरों को पता चले। श्योरी अब उससे मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने जो की असल आइडेंटिटी के बारे में बताया। जो असल में हिटमैन है, जिसका कोड नेम है द स्ट्रॉन्ग टाइगर, जो सीक्रेट ऑपरेशन सर्विस यानी सॉस के लिए काम करता है। श्योरी भी सॉस की कमांडिंग ऑफिसर है। सॉस टेररिस्ट या ऐसे इंसानों को मारते हैं जो किसी तरह कानून के चंगुल से बच निकले हों। जो को कत्ल करवाने वाले क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे हिटमैन को पसंद नहीं करते। सीसीटीवी फुटेज से पता चला जो का कत्ल मित्सुकी ने किया। दूसरों के लिए काम से मांगा आर्टिस्ट, लेकिन असल में ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। शो को अब भी उसके बात पर यकीन नहीं हुआ तो श्योरी ने जो का सीक्रेट रूम दिखाया, जिसमें एक हिटमैन की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। सच्चाई का सामना करने के बाद शो ने डिसाइड किया वो भी हिटमैन बनेगा, ताकि वो मित्सुकी को मारकर जो की मौत का बदला ले सके। ये काम श्योरी करना चाहती थी, लेकिन शो ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। श्योरी ने मना किया क्योंकि जो शो को हिटमैन नहीं बनाना चाहता था। शो बदले की आग में जल रहा था। उसने श्योरी की नहीं सुनी। श्योरी ने उसकी जिद के सामने घुटने टेक दिए। तैयार होकर शो मित्सुकी की पार्टी में पहुंचा। पार्टी में हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है, सुपर मॉडल ryusei। हर कोई इसे जानता है क्योंकि ये अपने काम में बहुत माहिर है। ryusei मित्सुकी की मांगा का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए गिफ्ट के तौर पे वो उसके लिए सेंटेड कैंडल लाया। जब मित्सुकी अकेली थी, शो उसे मारने आया। वो गन से वैसे ही उसे शूट करना चाहता था जैसे मित्सुकी ने जो को शूट किया। शो के गन निकालने से पहले वहाँ सफाई वाली औरत आ गई। शो को ड्रेसिंग रूम के बाहर देखकर मित्सुकी को लगा वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। शो बेचारा घबरा गया। उसने जल्दी से बहाना किया, मैं तो बस ये बताने आया था कि पार्टी शुरू हो गई है। अब शो के पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे मित्सुकी को जहर का इंजेक्शन लगाना होगा। वो बहाने से मित्सुकी से बात करने गया ताकि मौका मिलने पर उसे इंजेक्शन लगा सके। बात कुछ बनी नहीं, तभी शो को झूमर हिलता हुआ दिखाई दिया। उसके बिल्कुल नीचे मित्सुकी खड़ी थी। झूमर उस पर गिरता इससे पहले शो ने उसकी जान बचा ली। शो के हाथ पर चोट आई। मित्सुकी उसके पास आई और बैंडेज करने लगी। दोनों अकेले थे। शो को उसे मारने का मौका मिला। मारने के लिए गन निकालने लगा, मगर फिर किसी ने आकर प्लान चौपट कर दिया। शो बदले की आग में मजीद चलने लगा। कहा, कब तक बचोगी? पता चला हादसे की वजह से इस पार्टी को कैंसिल कर दिया। वहाँ शो को मित्सुकी का गिरा हुआ झुमका मिला। घर आते ही श्योरी ने बताया वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था।
छानबीन करने पर पता चला मित्सुकी को कोई दूसरा हिटमैन मारने की कोशिश कर रहा है। मित्सुकी के बहुत से दुश्मन हैं, उनमें से किसी ने इसे हायर किया। हर कोई इसे डेथ प्रिंस के नाम से जानता है क्योंकि ये अपने विक्टिम्स को बहुत खूबसूरती से मारता है। ये कोई और नहीं बल्कि रियोसे है, वही सुपर मॉडल। शियोरी ने फिर शू को समझाया वो इस सब से पीछे हट जाए, अभी तक उसने किसी का कत्ल नहीं किया। वो आम सा लड़का है, किसी को मारना उसकी बस की बात नहीं। शू को अचानक याद आया बचपन से लेकर अब तक जो उसे कुछ न कुछ सिखाता रहता था। हर रोज जो उसे फाइटिंग सिखाता और उसे लेक्चर्स देता। शू को यकीन है वो जो की दी हुई ट्रेनिंग से मित्सुकी को मार देगा। रात को मित्सुकी को नींद आने लगी, थकावट से नहीं बल्कि उसी कैंडल की वजह से जो उसे रियोसे यानी डेथ प्रिंस ने दी थी। इसी दौरान उसे जान से मारने शू उसके घर आया। जैसे ही मित्सुकी के कमरे में पहुंचा उसे सीलिंग से कुछ आवाज आने लगी। ये बॉल की आवाज थी जो सीधा मित्सुकी के कमरे में रुकी। बॉल पर डेथ प्रिंस का मार्क है, यानी ये बॉल डेथ प्रिंस ने फेंकी। जब भी वो अपने टारगेट के लिए जाल बिछाता है तब वो उस पर अपना मार्क जरूर छोड़ता है। बॉल अचानक से बड़ी होने लगी। शू घबराने लगा। गौर से देखा तो बॉल के अंदर धूल भरी हुई थी और कमरे में कैंडल जल रही थी। शू को जो की बात याद आई। लेक्चर के दौरान जो ने उसे डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में बताया। धूल को अगर मेटल पाउडर के साथ ऐसे मिक्स किया जाए कि जैसे ही वो आग के कांटेक्ट में आएगा तो एक बड़ा ब्लास्ट होगा, यानी जैसे ही बलून फटा कैंडल की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे मित्सुकी के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। बॉल फटने वाला था, वक्त रहते ही शू ने उस कैंडल को बुझा दिया। बॉल फटते ही पूरा कमरा धूल से भर गया। आवाज से मित्सुकी जागी। शू उसके बेड के नीचे छुप गया था। धूल से बचने के लिए अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की रूफटॉप पर आई। खुद को सहारा देने के लिए रूफटॉप की ग्रिल को पकड़ा, लेकिन वो ग्रिल निकली हुई थी। ग्रिल पर डेथ प्रिंस का स्टिकर है, इसका मतलब उसी ने इस ग्रिल को लूज किया। मित्सुकी बिल्डिंग से गिर जाती पर शू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे बचा रहा था। बीच में उसका दिल चाहा वो मित्सुकी को छोड़ दे, ऐसे शू का बदला पूरा हो जाएगा। शू उसका हाथ छोड़ने लगा तभी उसे आउई की याद आई। मित्सुकी ने उसे ऊपर खींचने की रिक्वेस्ट की और ऐसे शू ने फिर से उसकी जान बचा ली। मित्सुकी को शक हुआ आखिर इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है। शू ने घबराते हुए कहा वो तो उसका झुमका वापस करने आया था। मित्सुकी ने फिर सवाल किया आखिर मेरे घर का पता कैसे चला। शू ने बताया पार्टी में उसके असिस्टेंट ने उसका कार्ड दिया था, वहाँ से पता चला। पार्टी के दौरान सच में उसके असिस्टेंट ने शू को कार्ड दिया था। शू को लगा वो पकड़ा जाएगा, मगर फिर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। मित्सुकी ने कहा मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। इनकी बातें ऊपर छुपे डेथ प्रिंस ने सुन ली। शू ने मित्सुकी की ऑफर कबूल की क्योंकि उसे ऐसा लगा करीब रहकर वो उसे जान से मार पाएगा। मित्सुकी ने इसे अपने ऑफिस में हेल्पर के तौर पर रखा। मित्सुकी ने अपने घर में ही छोटा सा ऑफिस का सेटअप लगाया है जिसमें उसके अलावा 4 लोग काम करते हैं। इनमें सिर्फ हम लोग 2 लोगों को जान लेते हैं। चीफ असिस्टेंट चिकागे जो अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है। इसी चक्कर में शू और रियोसे पर लाइन मारती है, मगर दोनों में से कोई भाव नहीं देता। दूसरा है मांगा एडिटर तात्सुकी। तात्सुकी का सपना है फेमस एडिटर बनना, इसके लिए वो दिन में भी सपने देखता है। ऑफिस में काम पर लगते ही शू अपना काम करना शुरू हो गया। मित्सुकी का कमरा धूल वाले बॉल फटने से काफी गंदा हो गया था। शू ने उसकी विंडोज वगैरह साफ की। कचरा उठाते वक्त याद आया मैं इसे मारने आया था, सफाई करने नहीं। मित्सुकी इसके साथ ही कमरे में अपनी मांगा का काम कर रही थी। वो अकेली है। शू को उसे मारने का मौका मिला। कल रात जहर वाला इंजेक्शन यही रह गया था। उसने ढूंढा और मिल भी गया। इसी बीच मित्सुकी आने लगी। वो इसे देख न ले इसलिए उसने मित्सुकी को अपनी तरफ खींचा। पैर से इंजेक्शन को छुपाने लगा। मित्सुकी को ये लगा वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। शियोरी ने शू पर गुस्सा किया जब उसे ये पता चला वो उसका बॉडीगार्ड बन गया है। शू से कहा तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम किसी को नहीं मार सकते। तुम मित्सुकी को मत मारो, डेथ प्रिंस खुद उसे मार देगा। शू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जो का बदला खुद अपने हाथों से लेगा। शियोरी से आखिरी चांस मांगा और उसने दे भी दिया। मित्सुकी की मांगा पर लाइव एक्शन मूवी बननी थी जिसमें रियोसे काम करेगा। रियोसे को देखकर शू को अब पता चला डेथ प्रिंस एक सुपर मॉडल है। शू को अच्छे से पता है वो मित्सुकी को मारना चाहता है, इसलिए शू ने उसके साथ बदतमीजी की। तात्सुकी को उस पर बहुत गुस्सा आया, बाद में डांटा भी। शू जाने लगा, डेथ प्रिंस ने उस पर डार्ट से हमला किया। शू ने जिस स्पीड से डार्ट को पकड़ा वो काबिले तारीफ थी। डेथ प्रिंस ने उसे साफ साफ कहा वो उसके टारगेट से दूर रहे, वो उसे जान से मारेगा। शू ने बताया मित्सुकी उसकी टारगेट है और वही उसे मारेगा। डेथ प्रिंस ने आज तक अपना टारगेट किसी को नहीं दिया। यहाँ इन दोनों का आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ। शू ने सोच लिया वो मित्सुकी को आज रात मारेगा। उसने मित्सुकी के लिए खाना बनाया, साथ में सूप भी जिसमें वो मित्सुकी को जहर डाल कर देगा।
मित्सुकी जैसे ही घर वापस आई उसने बताया वो खाना खा चुकी है। शू को अपना प्लान फेल होता दिखाई दिया। कहा कम से कम तुम सूप तो पी ही सकती हो। उसने सूप पीने के लिए हाँ कह दी। शू ने सूप को कटोरी में डाला। कटोरी में जैसे ही जहर डाला बाकी सारे ऑफिस वर्कर आ गए। उन्होंने अपने लिए भी सूप डाला और कटोरियों को ऐसे मिक्स किया शू भूल गया उसने किस में जहर डाला था। सबने सूप पिया। सूप पीते ही बेचारा तात्सुकी मारा गया। सबको पता चल गया उसे शू ने मारा। खैर ये सब कुछ शू के दिमाग में चल रहा था। अभी तक किसी ने सूप नहीं पिया। शू ने चम्मच के जरिए लाइट को ऑफ किया। कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आई। सबके हाथों से सूप की कटोरियां गायब थी क्योंकि शू ने उन्हें जाकर सिंक में रख दिया। बहाना बनाया डिनर का टाइम खत्म हो गया है, इस टाइम के बाद खाओगे तो मोटे हो जाओगे। शू मित्सुकी के कमरे में सफाई कर रहा था तब उसे पता चला मित्सुकी एक नई मांगा लिख रही है। मित्सुकी ने उससे रिक्वेस्ट की वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक उसकी ये मांगा खत्म नहीं होती वो नई मांगा स्टार्ट नहीं कर सकती। इस बीच शू ने सवाल किया कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा, कोई तो वजह होगी। वजह मालूम करने के लिए वो मित्सुकी पर जोर देने लगा जिससे मित्सुकी गुस्सा हो गई। शू को घर जाने का बोला। अगले दिन शू ने डिसाइड कर लिया वो उसे मार डालेगा। घर में दोनों अकेले थे। शू ने उसे मारने के लिए गन निकाली। मित्सुकी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। उसने शू से कल रात के लिए माफी मांगी। शू ने घबरा कर गन छुपाई। मित्सुकी उसे अपनी नई मांगा की स्टोरी बताने लगी। स्टोरी बताते हुए वो काफी एक्साइटेड थी। ये एक लव मांगा होगी। कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपने बचपन के दोस्त से खेलती रहती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन कभी उसका इजहार नहीं करते। जाते हुए मित्सुकी ने अपने बाल बांधे। शू को आओई की याद आई। शू ने पूछा स्कूल लाइफ में मैं एक लड़की को पसंद करता था। मैंने उसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल में जाना था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गई। असल में मुझे उस फेस्टिवल में अपनी मोहब्बत का इजहार करना था। बचपन में क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? वो जानना चाहता था ये आओई है या नहीं। मित्सुकी ने जवाब दिया ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे शू का आइडिया अच्छा लगा। वो इस सीन को अपनी नई मांगा में डालेगी। पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए उसे फायरवर्क फेस्टिवल में जाना था। फेस्टिवल में मारने का अच्छा मौका मिलेगा इसलिए शू भी जाने के लिए तैयार हुआ। आज रात फायरवर्क फेस्टिवल होना था, दोनों वहीं जाएंगे। डेथ प्रिंस ने उनकी सारी बातें सुन ली क्योंकि उसने मित्सुकी के बैग में एक लिसनिंग डिवाइस डाला है। फेस्टिवल में जाने लगे तो देखा रोड ब्लॉक है। तभी रियोसे यानी डेथ प्रिंस अपनी बाइक लेकर आया। उसने मित्सुकी से कहा वो जहाँ जाना चाहती है वो उसे छोड़ देगा। शू ने मित्सुकी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रियोसे के साथ बैठकर चली गई। शू पहुंचा, देखा मित्सुकी फायरवर्क्स का इंतजार कर रही है। उसके पास आकर टेंशन में पूछने लगा तुम्हें चोट तो नहीं आई, क्या तुम ठीक हो? उसे फिक्र करता देखकर मित्सुकी को लगा वो रियोसे से जल रहा है। मित्सुकी को अकेला पाकर शू को लगा मारने का अच्छा मौका है। तभी शू की नजर मित्सुकी के बैग पर लगे बॉल पर पड़ी। ये बॉल रियोसे ने दी थी, उस पर डेथ प्रिंस का मार्क था। शू ने जल्दी से बॉल को लिया और सोचने लगा इसमें क्या ट्रैप हो सकता है। दूर से डेथ प्रिंस ने उन पर नजर रखी हुई थी। अपना ट्रैप स्टार्ट किया, एक तार को जलाया। उस तार की मदद से पटाखे जलेंगे जिससे बहुत तेज रोशनी निकलेगी। बॉल में ऐसी गैस है जिस पर ज्यादा रोशनी पड़ने से वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। शू को जो का लेक्चर याद आया उसकी मदद से उसने डेथ प्रिंस का ट्रैप जान लिया। पटाखे चलने से पहले शू ने बॉल को हवा में फेंका, मित्सुकी को गले लगाया, बॉल ब्लास्ट हुआ और इसी तरह आतिशबाजी शुरू हुई। एक बार फिर शू ने मित्सुकी की जान बचाई। क्या वो उससे बदला ले पाएगा या उसके आगे अपना दिल हार बैठेगा? ये वो काफी परेशान है। जिस लड़की से नफरत करनी चाहिए उसके लिए इसके दिल में मोहब्बत पैदा होती जा रही है। दूसरी तरफ चिकागे मित्सुकी के कमरे में आई। कंप्यूटर पर नजर पड़ी, देखा मित्सुकी ने जो की मौत के बारे में सर्च किया हुआ था। नोट किया जो और शू का सरनेम सेम है। अगले दिन रियोसे ऑफिस में सबके लिए केक लेकर पहुंचा। शू को लगा मित्सुकी को मारने के लिए ये इसकी नई चाल है, जरूर केक में जहर मिलाया होगा, कहीं सब इस केक को खाकर मारे न जाएं। उसने रियोसे को केक चखने का बोला। रियोसे यानी डेथ प्रिंस ने उसकी तरफ भी केक बढ़ाया, कहा दोनों साथ में खाएंगे। यहाँ शू के फटने लगी आंखें। रियोसे के केक चखते ही शू को आराम मिला। असल में रियोसे सबको रिलैक्स करने के लिए एक ट्रिप पर ले जाना चाहता था। सब खुशी से जाने के लिए तैयार हुए। शू ने मित्सुकी को रोकने की कोशिश की, कहा तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रिप खतरनाक हो सकती है। मित्सुकी ने कहा इसलिए अपनी हिफाजत के लिए मैंने तुम्हें रखा। रात को मित्सुकी कॉल पर किसी से बात करते हुए उसे कहने लगी परेशान मत होना, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। सुबह सब एंजॉय करने पहाड़ों पर पहुंचे। रियोसे सबके मेहमान नवाजी कर रहा था।
शू ने उस पर नजर रखी हुई थी। यही सोच रहा था इसके मारने से पहले वो मित्सुकी को मारेगा। बस एक सुनसान जगह चाहिए जहाँ पर वो उसका गला घोंट कर मार डालेगा। खाना खाते हुए मजाक में चिकागे ने शू की तस्वीर ली। बाद में इसी तस्वीर को किसी को सेंड किया और कहा वो इसकी इंफॉर्मेशन निकाले। मित्सुकी रूसे के साथ अकेले पहाड़ों में घूमने लगी। शू दोनों को ढूंढते हुए रूसे तक पहुंचा तो देखा मित्सुकी उसके साथ नहीं है। रूसे से कहा, मित्सुकी मेरी टारगेट है, मैं उसे मारूंगा। और तुम क्यों उसे मारना चाहते हो? तुम्हें किसने सुपारी दी? रूसे ने जवाब दिया, 24 घंटे उसके साथ होते हो, अभी तक क्यों नहीं मारा? कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात तो नहीं जागने लगे? और मुझे किसने सुपारी दी ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बातों के दौरान दोनों लड़ने लगे। लड़ाई उस वक्त रुकी जब दोनों ने मित्सुकी को आते देखा। रूसे ने कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम शू के साथ चली जाओ। शू खुद हैरान हुआ, भला डेथ प्रिंस उसे मित्सुकी के साथ अकेला क्यों छोड़ना चाहता है। कैंप की तरफ लौटते हुए काफी तेज बारिश होने लगी। उससे बचने के लिए वो एक हट में रुके। हट के पास लगे साइन बोर्ड पर डेथ प्रिंस का मार्क है। इसका मतलब ये हट डेथ प्रिंस का ट्रैप है। दोनों हट में अकेले हैं। शू के पास मौका अच्छा था, उसने रस्सी निकाली, मित्सुकी की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे तात्सुकी की कॉल आई। वो पूछ रहा था दोनों वापस कब आएंगे। मित्सुकी ने कहा जैसे ही बारिश रुकेगी वो दोनों आ जाएंगे। इसी दौरान बिजली जोर की कड़की जिससे मित्सुकी काफी डर गई। उसने शू को गले लगा लिया। मित्सुकी ने बताया उसे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। शू बताने लगा, बचपन में मैं भी बिजली कड़कने से बहुत डरता था। बचपन में कहते थे जब भी बिजली चमके तो अपनी नाव को छुपा लो वरना बिजली का देवता नाव को ले जाएगा। मुझे इस बात पर यकीन था, इसलिए जब भी बिजली कड़कती मैं अपनी नाव को छुपा लेता। मित्सुकी हंसी, कहा मैं भी इस बात पर यकीन करती थी, मुझे मेरी माँ ने बताया था। तभी वो अपनी माँ के बारे में बात करने लगी। बचपन में मैं ज्यादातर अकेली होती थी क्योंकि मुझे पालने के लिए मेरी माँ बहुत सी जॉब्स करती थी। अब वो बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में होती हैं। वही चाहती थी मैं एक बहुत बड़ी कार्टूनिस्ट बनूं। मेरे अलावा उनका कोई नहीं। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा उनकी हिफाजत करूँ। उनकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलते हुए मित्सुकी बेहोश हो गई। शू को गैस की स्मेल आई। देखा सिलेंडर में से गैस लीक हो रही थी। ऊपर डेथ प्रिंस का मार्क है। इसका मतलब ये बेहोशी की गैस है जिससे शू भी बेहोश हो गया। होश बोट पर आया जो पानी के बीचों बीच है। हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये सेम हाल मित्सुकी का भी था। इनकी बोट को चारों तरफ से लाइटेन ने घेरा जो डेथ प्रिंस कंट्रोल कर रहा था। डेथ प्रिंस ने बटन दबाया जिससे लाइटेनों में आग लग गई। बोट पर गैसोलीन छिड़की है। अगर आग इस तक पहुंच गई तो ये दोनों जलकर मारे जाएंगे। आग का दायरा छोटा होने लगा। शू मित्सुकी को छोड़कर जाने लगा। मारना तो उसे वैसे भी है तो ये ऐसे ही मर जाए। तभी मित्सुकी की बात याद आई, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं। इरादा बदला। मित्सुकी को जगाकर कहा हमें बोट से कूदना पड़ेगा। उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता। शू ने कहा मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। किनारे पे खड़े डेथ प्रिंस ने देखा आग बोट पर लग चुकी है। उसे लगा दोनों मारे गए। तभी शू मित्सुकी के साथ पानी से बाहर निकला। उन्हें जिंदा देखकर डेथ प्रिंस मायूसी से चला गया। मित्सुकी को जब पता चला फिर उसे किसी ने मारने की कोशिश की तो वो रोने लगी। शू इरिटेट होकर जाने लगा। मित्सुकी ने उसे गले लगाया और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। शू की दिल की धड़कन तेज हुई। वो जल्दी से हाथ छुड़ाकर भागा। इसके बाद मित्सुकी को काफी तेज बुखार हुआ। शू ना चाहते हुए भी उसका ख्याल रखने लगा। तभी उसे मित्सुकी की ड्राइंग दिखाई दी। ये वैसे ही सेम ड्राइंग है जैसे आउई ने उसके कार्ड पर बनाई थी। बचपन में आउई ने उसे बताया था ये उसके लिए उसका लकी चार्म है। जब भी वो उदास होती है इसे ड्रॉ करके उसे अच्छा महसूस होता है। ड्राइंग देखते ही शू ने मित्सुकी से पूछा क्या तुम आउई हो? मित्सुकी ने ना में जवाब दिया। शू का दिल अभी भी नहीं माना। वो भले ही इस चीज को छुटलाती रहे लेकिन उसका दिल कहता है ये आउई है। तात्सुकी ने शू पर नजर रखी हुई थी। वो हमेशा शू को मित्सुकी से दूर रहने का बोलता। वो चाहता है ryusei और मित्सुकी आपस में रिलेशनशिप में आए जिससे न्यूज़मैन के बारे में बात होगी और ऐसे इनकी मूवी भी हिट हो जाएगी। शू को उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने से मना किया। शू ने बताया वो मित्सुकी को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ryusei बहुत खतरनाक आदमी है। वो मित्सुकी को अपना शिकार बनाएगा। यहाँ तात्सुकी को ये लगा शू ryusei के फ्लर्टी नेचर के बारे में बात कर रहा है। जाहिर है ryusei जापान का सबसे हैंडसम आदमी है। उसने बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ा होगा। अगर उसने मित्सुकी का भी दिल तोड़ा तो मित्सुकी का किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। वो मांगा ड्रॉ करना भी छोड़ देगी। तात्सुकी को डर लगा। शू से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उन दोनों को दूर रखना। चिकागे को पता चला शू और जो में क्या कनेक्शन है। वो शू के घर पहुंची। दूसरी तरफ शियोरी शू की दोस्त बनकर ऑफिस में आई। ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो मित्सुकी की बहुत बड़ी फैन है। बातों बातों में उसने मित्सुकी से उसकी माँ की सेहत के बारे में पूछा। शू हैरान हुआ शियोरी को उसकी माँ के बारे में कैसे पता चला। असल में जब ये लोग ट्रिप पर थे तब शियोरी मित्सुकी के घर आई। मित्सुकी की अपनी माँ के साथ तस्वीर थी जिससे उसे पता चला उसकी माँ भी है। मित्सुकी भी हैरान हुई क्योंकि शू के अलावा उसने अपनी माँ के बारे में
किसी को नहीं बताया। उसे शियोरी पर शक नहीं हुआ, शायद उसे ये लगा शू ने उसे बताया होगा। घर आते ही शू ने शियोरी से पूछा आखिर वहाँ आने का मकसद क्या था। शियोरी ने कहा मैं इंतजार करते करते थक चुकी। आखिरकार शू ने बताया उसे लग रहा है मित्सुकी ही उसकी बचपन की दोस्त आउई है। उसे ये भी नहीं लगता आउई ने जो का मर्डर किया होगा। थोड़ा और टाइम मांगा, शियोरी ने उसके गाल पर रख कर दी। कहा सोच अपने टारगेट की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता। अगर मित्सुकी को ना मार पाए तो जो की तरह न जाने कितनी फैमिलीज अपने प्यारों को खो देंगी। बचपन में शू अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर रोने लगा। आउई खेलने आई, उसे देखते ही उसका दर्द दूर हो गया। उसने शू से प्रॉमिस किया जब भी तुम दुखी हो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शू ने भी प्रॉमिस किया जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आउई यानी मित्सुकी आज तक उसकी बात को नहीं भूली। मित्सुकी हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ शू के बारे में बात करने लगी। यहाँ एज अ व्यूअर हमें कंफर्म हुआ मित्सुकी ही आउई है। शू ने डिसाइड किया जब तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चलता वो मित्सुकी को नहीं मारेगा। शू मित्सुकी से मिला, उससे साफ साफ पूछा क्या वो आउई है। मित्सुकी ने फिर से ना में जवाब दिया। शू ने कहा वो झूठ बोलना छोड़ दे। कहा झूठ बोलने का तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होगा, अगर तुम मुश्किल में हो तो मुझे बताओ, अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मित्सुकी अब भी इस बात पर अड़ी हुई थी कि मैं मित्सुकी हूँ आउई नहीं। इनकी बातें चिकागे ने सुनी, उसका मूड ऑफ दिखाई दिया। शियोरी अपने उस हाथ को देखने लगी जिस हाथ से उसने शू पर हाथ उठाया। पुरानी बात याद आई जो ने शू के साथ निकाली हुई अपनी पिक्चर शियोरी को दिखाई। शियोरी ने कहा तुम दोनों आपस में असली बाप बेटे बन गए हो। जो ने कहा मालूम नहीं, मुझे पता है शू अभी भी छुपकर अपने पेरेंट्स के लिए रोता है। शियोरी ने कहा वो तुम्हें वाकई में अपना बाप मानता है और अपने पेरेंट्स के लिए रोना एक अलग चीज है। जो ने कहा सही कहा, शू और उसके पेरेंट्स हमेशा से मेरी फैमिली रहे हैं। मैं हमेशा अपनी फैमिली की हिफाजत करूंगा और हाँ तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। सब मूवी के सेट पर पहुंचे क्योंकि रियोसे और मित्सुकी का वहां इंटरव्यू होना था। रियोसे वहां पर हेडशॉक लेकर आया क्योंकि मूवी में उनका भी रोल है। शू को इस बात पर भी शक हुआ क्या पता ये भी उसका ट्रैप हो। हेडशॉक देखते हुए मित्सुकी मुस्कुराई, उसे देखकर शू का दिल थोड़ा सा फिसला। इनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यूअर ने सवाल किया उनका मोहब्बत के बारे में क्या कहना है। रियोसे के नजदीक मोहब्बत एक वहम है। आदमी अगर अपने पांचों हिस्सों को अपने काबू में रखे तो वो प्यार में नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कभी प्यार में नहीं पड़ा। मित्सुकी ने जवाब दिया मोहब्बत बेमायनी है। मजबूत मोहब्बत जो लोगों के पुराने ख्यालात को छुड़वा दे वो सच्ची मोहब्बत हो सकती है। शू और सबसे ज्यादा रियोसे को ये बात अच्छी लगी। इंटरव्यू के बाद सब चॉकलेट खा रहे थे। रियोसे ने चुपके से हेडशॉक को डब्बे में से आजाद किया। मित्सुकी ने उसे चॉकलेट खाने के लिए बुलाया। शू ने जल्दी से डब्बा अपने हाथ में लिया। रियोसे को आंखें दिखाते हुए सारी चॉकलेट्स चट कर गया। मित्सुकी के हाथ में एक चॉकलेट अभी भी बची थी, उसने रियोसे के मुंह में डाली। ऐसा करते ही उसकी पांचों हिस्से उसके कंट्रोल से बाहर आ गयी। उसे मित्सुकी से मोहब्बत होने लगी। तभी उन्हें पता चला हेडशॉक गायब हो गए। मित्सुकी ने टेंशन में कहा जल्दी ढूंढना पड़ेगा वरना वो खतरे में होंगे। फिक्र में देखकर रियोसे का दिल खलक से बाहर आने लगा। थप्पड़ लगाकर याद दिलाया मैं डेथ प्रिंस हूँ। हेडशॉक को बेसमेंट की तरफ जाता देखकर मित्सुकी ने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए शू भी बेसमेंट तक पहुँचा। दरवाजा अचानक से लॉक हो गया। हेडशॉक भी नकली था। शू समझ गया ये भी एक ट्रैप है। रियोसे ने बटन दबाया। बेसमेंट में रखे एक नाइट के आर्मर से जहरीली कीलें निकली। ये जहर इतना जहरीला है थोड़ी सी मिकदार इन्हें ऊपर पहुँचा सकती है। शू बड़े आराम से मित्सुकी को इन कीलों से बचाने लगा। डेथ प्रिंस से बर्दाश्त नहीं हुआ, अब वो पूरे आर्मर को कंट्रोल करने लगा। शू ने लड़ाई की, आखिर में डेथ प्रिंस उस पर हावी होने लगा। शू को मारने के लिए आर्मर में से कीलें निकली। वो तो सही वक्त पर मित्सुकी ने चेयर मारकर उसका फ्यूज उड़ा दिया, मगर नाइट के नीचे गिरते हुए एक कील मित्सुकी के हाथ में लग गई। जहर अपना असर दिखाने लगा। शू को याद आया यहाँ आते हुए रास्ते में उसने एक फॉरेस्ट क्लिनिक देखा था। मित्सुकी के हेयर पिन की मदद से वहाँ का दरवाजा खोला। उठाकर मित्सुकी को फॉरेस्ट क्लिनिक ले जाने लगा। ऐसे पहुँचते हुए टाइम ज्यादा लगेगा, उसने मित्सुकी को वहीं पर बैठाया। खुद जाकर दवा लाई। मित्सुकी इस मेडिसिन को खा नहीं पा रही थी। शू ने अपने मुंह में डालकर मित्सुकी के मुंह में ट्रांसफर की, जिससे उसे होश आया। उसने शू को बता दिया मैं ही आउई हूँ, मुझे मित्सुकी बनाकर मित्सुकी की जगह रखा गया है। दूसरी तरफ शियोरी आउई की माँ से मिली और पता चला मित्सुकी ही आउई है। जैसा कि हमें पता है मित्सुकी असल में आउई है, तो मैं अब उसे मित्सुकी की जगह आउई बुलाऊंगी, तो कंफ्यूज मत होना। आउई ने शू को
बताया उसका सपना था एक बड़ी कार्टूनिस्ट बनना। कोशिश बहुत की मगर कभी ऐसा हो नहीं पाया। इसके अलावा उसकी माँ भी काफी ज्यादा बीमार थी। माँ के कैंसर के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक असली मित्सुकी ने उसे कॉल की। कहा अगर तुम मित्सुकी बनकर लोगों के सामने अपना फेस रिवील करोगी तो मैं तुम्हारे कार्टूनिस्ट बनने का सपना पूरा करूंगी, साथ में माँ के ऑपरेशन और हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाऊंगी। ऐसे मांगा वोट पार्टी के दिन अवोई ने मित्सुकी बनकर अपना फेस रिवील किया। आज से पहले मित्सुकी की शक्ल किसी ने नहीं देखी तो हर कोई उसे मित्सुकी समझने लगा। शो का अगला चैलेंज है असली मित्सुकी को ढूंढना। इस सिलसिले में वो चिकागे से मिला क्योंकि वो सब सच्चाई जानती है। वही असली मित्सुकी से बात करके उसका पैगाम अवोई तक पहुंचाती है। शो ने उसे असली मित्सुकी को कॉल करने का बोला। उसने की लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। चिकागे ने कहा मैं उससे पर्सनली कभी मिली नहीं, ना उसे कभी देखा, वो मुझे कॉल के जरिए ऑर्डर देती है। शो ने कहा जब अगली दफा कॉल करे तो उसे बता देना। अवोई अब उसका रोल प्ले नहीं करेगी, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। शो उसे अपने घर ले आया। पूछा तुम कब से जानती हो मैं बचपन वाला शो हूँ। कहा जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा मैं तभी पहचान गई। बॉडीगार्ड इसलिए बनने का कहा क्योंकि बचपन में तुमने मेरी हिफाजत करने का वादा किया था। डेथ प्रिंस मित्सुकी AKA अवोई के प्यार में पड़ चुका था। कॉल पर किसी ने उसे नया ऑर्डर दिया। शो शियोरी से मिला, बताया असल मित्सुकी कोई और है। ये बात खैर शियोरी ने भी कंफर्म कर ली थी। वो मित्सुकी हो या ना हो इससे ये चीज साबित नहीं होती कि उसने जो का कत्ल नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने ही जो का कत्ल किया। शो ने बताया मेरा दिल नहीं मानता कि अवोई किसी का कत्ल कर सकती है। मैं असल मित्सुकी को ढूंढकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। रात को शो घर वापस आया। अंदर जाते हुए हमने देखा उस पर किसी ने नजर रखी हुई है। अवोई अपनी माँ के लिए काफी परेशान थी क्योंकि मित्सुकी ने उसे धमकी दी थी अगर उसने अपना वादा बीच में तोड़ा तो उसकी सजा उसकी माँ को मिलेगी, यानी उसकी माँ की जान को खतरा हो सकता है। शो ने इसका हल निकाला। कॉल करके शियोरी से रिक्वेस्ट की वो अवोई की माँ की हिफाजत के लिए एक पुलिस वाला रखे। शियोरी के लिए ये काम मुश्किल नहीं क्योंकि सॉस सीक्रेटली पुलिस वालों के लिए काम करता है। शो की बात मानते हुए एक गार्ड उसने अवोई की माँ के लिए रख दिया। अगले दिन अवोई का मूड ठीक करने वो पूरे दिन उसे घुमाता रहा। जो के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। अवोई को याद आया जो वही है जिसकी मौत की खबर उसने न्यूज में सुनी थी। शो ने नोट किया जिस आदमी ने रात को उन पर नजर रखी हुई थी वो अब भी उनका पीछा कर रहा है। अवोई की जान को खतरा ना हो इसलिए उसे भागने का बोला। खुद छुपकर उस आदमी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो आदमी आया शो ने उसे दबोच लिया। ये तात्सुकी है जो कल रात से इनका पीछा कर रहा है। शो के साथ आने के बाद अवोई ने इन्हें लेटर लिखकर बताया वो ना ही अब से मांगा ड्रॉ करेगी और ना ही स्टूडियो आएगी। तात्सुकी को लगा उसे शो ने भड़काया। उसे तो ये भी लगा दोनों शादी करने के लिए भागे। वो तो बस मित्सुकी से बात करना चाहता था। वो चाहता है मित्सुकी वापस आ जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका होना लाजमी है। अवोई मान गई। कहा मैं कल से मांगा भी ड्रॉ करूंगी और कॉन्फ्रेंस में भी आऊंगी। वो वापस क्यों जाना चाहती है शो को समझ नहीं आया। अवोई ने उसे अपना प्लान बताया। अवोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी वो असली मित्सुकी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये बात वो चिकागे को बताकर असली मित्सुकी तक पहुँचाएगी। जाहिर है अवोई को रोकने के लिए असली मित्सुकी को सामने आना पड़ेगा। शो को उसका आइडिया पसंद आया। अवोई ने चिकागे से कहा वो मित्सुकी को बता दे। कल की कॉन्फ्रेंस में मैं सबको बता दूंगी मैं असली मित्सुकी नहीं हूँ। शो ने अवोई को एक तावीज दिया जो उसकी हिफाजत करेगा। अवोई अपने अपार्टमेंट वापस आई। शो भी उसकी हिफाजत करने के लिए वहीं रुका। बचपन की बात करते हुए अवोई ने बताया बचपन में उसके पेरेंट्स की तलाक हो गई। अवोई अपनी माँ के साथ रहने लगी जबकि उसका बड़ा भाई बाप के साथ। जब वो अपनी माँ के साथ जा रही थी तब शो उससे मिलने आया। अवोई शो से इसलिए नहीं मिली क्योंकि अगर वो उससे बात करती तो रो जाती। तभी बात करने के बजाय उसने शो को एक लेटर लिखा। अवोई ने ये भी बताया आज से 3 साल पहले मेरे भाई की मौत हो गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को भी समझ सकती हूँ, यानी वो दर्द जो वो जो के लिए फील करता है। चिकागे किसी के पास आई। बताया अवोई सबको सच बताने वाली है। जिसे वो बात बताई उस इंसान की शक्ल हमें नहीं दिखाई गई। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले र्यूसे ने अपना पैगाम पहुँचाकर बताया वो फिल्म को छोड़ रहा है। इसी चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना पड़ा। शो को लगा इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। यहाँ वहाँ नजर घुमाई। एक रिमोट कंट्रोल कार दिखाई दी। उस पर लगे कैमरे से वो उन पर नजर रख रहा था। अचानक से उस गाड़ी में से गैस निकलने लगी। लगा गाड़ी ब्लास्ट होगी मगर निकला गुड बाय का मैसेज। जिसने मित्सुकी यानी अवोई को मारने की सुपारी दी थी उसने अपनी सुपारी वापस ले ली क्योंकि डेथ प्रिंस कई बार उसे मारने में फेल हो गया। अवोई जिसे वो अभी भी मित्सुकी समझ रहा है उसे गले नहीं लगा सकता, इसलिए कैमरे के जरिए उसे देखते हुए मोबाइल को गले लगा लिया। शो ने डेथ प्रिंस को ढूंढकर उससे इस गुड बाय का मतलब
मतलब पूछा। डेथ प्रिंस ने शू को सब बताया, कहा वो अब मित्सुकी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जापान छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसने मित्सुकी को आखिरी दफा गुड बाय कहा। जब शू यहाँ था, किसी ने अवोई को अकेला पाकर उसे किडनैप कर लिया, सुनसान जगह लाकर उसे चाकू से मारने लगा। सही वक्त पर शू ने एंट्री ली और उस आदमी से लड़ाई की। सबक सिखाने के बाद मास्क उतारा तो देखा ये आदमी सॉस के हिटमैन में से है। इसका मतलब शियोरी ने उसे अवोई को मारने भेजा। शू ने अवोई को जो तावीज दिया था उसमें उसने जीपीएस ट्रैकर रखा था। साथ में वो लकी चार्म वाली ड्राइंग भी बनाई ताकि अवोई सेफ रहे। शू ने शियोरी से इस हरकत की वजह पूछी। शियोरी ने जो को मारने वाली फुटेज को टेस्टिंग के लिए दिया था। रिजल्ट आने पर पता चला वीडियो ओरिजिनल है, उसे किसी ने एडिट नहीं किया। रिपोर्ट शू को भी दिखाई। दूसरी तरफ असली मित्सुकी ने अवोई को कॉल की, कहा सच बताने का टाइम आ गया। शू असल में हिटमैन है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। सच्चाई पता चलती है उसने वादा किया वो मित्सुकी ही बनी रहेगी। शू उसके घर में ये पूछने आया था उसने जो का कत्ल किया या नहीं। यहाँ आते ही उसने ये बात सुन ली कि वो मित्सुकी ही बनी रहेगी। शू ने पूछा वो किससे बात कर रही है। अवोई उसे देखकर डर गई। कुछ भी बताए बगैर उससे कहा यहाँ से चले जाओ। शियोरी ने पुलिस चीफ को अवोई और मित्सुकी के बारे में अपडेट दी। चीफ सीक्रेटली शियोरी के साथ मिलकर सॉस को चलाता है। शियोरी ने उसे बताया अब वो इस मामले को खुद संभालेगी। शू घर वापस आया। उसकी मुलाकात बचपन की दोस्त रीना से हुई। रीना ने शर्माते हुए एक पेपर पकड़ाया जिस पर लिखा हुआ था बड़े होकर वो और रीना शादी करेंगे। नीचे जो और रीना के बाप का स्टैम्प था, यानी बचपन में जो ने शू की मंगनी रीना से करवा दी। शू अक्सर जो के साथ रीना के घर जाता। एक दिन जो ने पूछा क्या उसे रीना पसंद है। शू ने कहा हाँ मुझे पसंद है, तो जो ने उसकी मंगनी रीना से करवा दी। शायद जो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जैसा काम वो करता है उसमें वो कभी भी मारा जा सकता है। मरने के बाद शू खुद को अकेला फील न करे इसलिए उसने रीना से मंगनी करवा दी। पिछले साल रीना के बाप की मौत हो गई। उसी ने ही कहा वो अपने मंगेतर शू के पास चली जाए। वो शू से शादी करने आई है। शू बेचारा बेहोश हो जाता लेकिन खुद को संभाल लिया। शियोरी ने शू को बताया उसे लगता है मित्सुकी के कहने पर अवोई ने जो का कत्ल किया क्योंकि मित्सुकी उसकी माँ के कैंसर का खर्चा उठाती है। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया होगा। शू को याद आया अवोई ने हट में उसे बताया था अपनी माँ को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अवोई ने तात्सुकी से कहा वो कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती है इसलिए मांगा ड्रॉ नहीं करेगी। उसने शू को भी ऑफिस से निकाल दिया। ना वो उसे देखना चाहती है और न मिलना। शू अवोई से मिल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ रीना ने उसकी नाक में दम किया हुआ था। घर में चारों तरफ अपनी बनाई हुई डॉल्स रखी हुई थी और शू को अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही थी। इसी दौरान तात्सुकी आया। उसे शू से बात करनी थी, क्या उसके और मित्सुकी के बीच में कुछ हुआ है। तात्सुकी को पता चल गया रीना उसकी मंगेतर है। उसे लगा वो मित्सुकी को धोखा दे रहा है। मित्सुकी को यही बात पता चली होगी इसलिए फिर से उसने मांगा ड्रॉ करने से मना कर दिया। शू से नाराज होकर अवोई के पास आया और उसे हौसला देने लगा। बातों ही बातों में रीना के बारे में बता दिया जिससे अवोई और ज्यादा खफा हो गई। शू ने रीना को कुछ पैसे दिए और कहा वो अपने लिए एक घर ढूंढ ले। साफ साफ बताया वो उससे शादी नहीं कर सकता। रीना थोड़ी उदास हुई पर कहा वो जल्दी चली जाएगी। जो की बात करते हुए रीना ने बताया बचपन में जो ने एक दफा मुझे बताया मैंने कभी नहीं सोचा मेरा भी एक बच्चा होगा, लेकिन फिर शू मेरी जिंदगी में आया। मैं अब बहुत खुश हूँ। रीना की बात सुनकर उसे जो की और याद आई। चिकागे मित्सुकी को एक नए फ्लैट में लेकर आई। कहा वो अब यहाँ पे रेस्ट कर सकती है। चिकागे ने उससे कहा अभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है, मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, यहाँ तक कि शू से भी मत मिलना। अवोई ने कहा जैसा तुम्हारा प्लान है मैं वैसे करूँगी। तात्सुकी ने अवोई को कॉल करके बहाने से कैफे बुलाया। असल में शू ने उससे रिक्वेस्ट की वो उसे मित्सुकी यानी अवोई से मिलवाए। इस बात का पता चलते ही वो कैफे से निकली। शू उससे मिलने कैफे आ रहा था। रास्ते में रीना मिली। वो यहाँ घर ढूंढने आई थी लेकिन किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। रहने की जगह नहीं है। वो चाहती थी शू दोबारा उसे अपने घर में रहने की जगह दे। वो साइकिल से टकराने वाली थी। शू ने उसे अपनी तरफ खींचा। तभी अवोई ने दोनों को साथ देख लिया। मूड और खराब हुआ। शू उससे बात करने आया। पहले तो घबराया फिर हिम्मत करके पूछ लिया तुमने जो का कत्ल तो नहीं किया, उसे किसने मारा। अवोई ने सिर्फ इतना कहा मैं तुम्हें असली मित्सुकी से मिलवाना चाहती हूँ। शू हैरान हो गया वो असली मित्सुकी को कैसे जानती है। रीना और तात्सुकी ने बातों में टांग अड़ाई तो अवोई वहाँ से चली गई। वो बिल्कुल अकेली थी। तभी शियोरी ने उसे किडनैप करवा कर एक सुनसान बिल्डिंग में लाया। गन दिखाकर अवोई से कहा वो मित्सुकी को मैसेज करके यहाँ पर बुलाए। अवोई ने मैसेज किया। शियोरी ने उसे जो को मारने वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई। कहा मैं तुम्हारे मुंह से ही सच उगलवाऊंगी। शू को शियोरी ने अवोई की वीडियो सेंड की जिसमें उसने सब कबूल किया। मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया, मैंने ही जो का कत्ल किया, मुझे इसके लिए माफ करना। सुनते ही शू के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस लड़की पर इतना भरोसा किया वही जो की कातिल निकली। शियोरी ने वहाँ का एड्रेस सेंड करके कहा अब वो खुद डिसाइड
डिसाइड करे उसे क्या करना है। शो का भरोसा और दिल दोनों टूटा, लेकिन बस अब और नहीं। वो गन लेकर उसी बिल्डिंग में पहुंचा। अवी के सामने घुटने टेक कर जो को मारने की वजह पूछी। जवाब न मिलने पर गन दिखाई और गुस्से से पूछा। अवी ने कहा, मुझे माफ करना, मैंने जो का कत्ल किया। मगर शो को वजह जाननी थी। अवी ने वजह नहीं बताई। शो ने कहा, जिसने जो का कत्ल किया मैं उसे माफ नहीं कर सकता। वो उसे शूट करने लगा। वो घबरा रहा था, इसलिए अवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ होता उससे पहले डेथ प्रिंस ने शो के हाथ से गन गिराई। कहा, मैं वापस इसीलिए आया क्योंकि मैं मित्सुकी के लिए परेशान था। डेथ प्रिंस अवी को शो से बचाने लगा और ये कितनी अजीब बात है। आज से पहले शो अवी को डेथ प्रिंस से बचाता रहा, लेकिन आज डेथ प्रिंस अवी को शो से बचा रहा है। डेथ प्रिंस ने अपने स्पेशल मूव से शो को बेहोश किया और अवी को लेकर भाग गया। अवी का मैसेज देकर असली मित्सुकी बिल्डिंग में आई, जहाँ उसकी मुलाकात श्योरी से हुई। पता चला असली मित्सुकी चिकागे है। कुछ पुलिस वाले बिल्डिंग में आवाज सुनकर आए। श्योरी ने अपना पुलिस कार्ड दिखाकर कहा, मैं भी पुलिस वाली हूँ, आवाज सुनकर यहाँ चेक करने आई। इस दौरान चिकागे वहाँ से भाग निकली। श्योरी ने शू को बताया, उसे असली मित्सुकी के बारे में पता चल गया। शू जो अभी होश में आया जल्दी से श्योरी के पास पहुँचा। श्योरी ने बताया, असली मित्सुकी चिकागे है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड ताकेरू का बदला लेने के लिए जो का कत्ल किया। वैसे तो ताकेरू एक मैगजीन रिपोर्टर था, लेकिन असल में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। 3 साल पहले सोस ने जो को उसे मारने का ऑर्डर दिया। जो ने ताकेरू का कत्ल किया, इसलिए अवोई के साथ मिलकर चिकागे ने उसका कत्ल किया। अवोई ने उसकी मदद इसीलिए की क्योंकि ताकेरू अवोई का भाई है। उनका बदला सिर्फ जो को मारने से पूरा नहीं होगा, बल्कि पूरी सोस को तबाह करने से पूरा होगा। अगर सोस तबाह हो गई तो बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मासूम लोगों को मार डालेंगे। श्योरी को पता है अवोई की सच्चाई जानने के बाद भी शू उसे नहीं मार पाएगा, इसीलिए शू को कहा वो अब पीछे हट जाए। वो इस मिशन पर दूसरे हिटमैन को भेजेगी। अवोई डेथ प्रिंस को असली मित्सुकी यानी चिकागे से मिलवाने लाई। यहाँ इसे पता चला मित्सुकी असल में अवोई है। इन्होंने डेथ प्रिंस को बताया कैसे सोस ने ताकेरू का कत्ल किया। डेथ प्रिंस को सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि जिस इंसान से इन्हें बदला लेना है उसे डेथ प्रिंस जानता है। ये वो इंसान है जिसने मित्सुकी को मारने के लिए डेथ प्रिंस को सुपारी दी। वो ये भी चाहती है डेथ प्रिंस अवोई की हिफाजत करे क्योंकि कल उसकी माँ का ऑपरेशन है। उसका अपनी माँ के साथ होना बहुत जरूरी है। डेथ प्रिंस मान गया क्योंकि वो उससे मोहब्बत जो करता है। इसके अलावा चिकागे के प्लान के बारे में मित्सुकी को कुछ दिनों पहले पता चला, जब चिकागे ने उसे फोन करके बताया वो असली मित्सुकी है, और शू के बारे में बताया कि वो असल में एक हिटमैन है जिसने उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद अवोई उसके प्लान में शामिल हुई। चिकागे ने उससे पूछा क्या ताकेरू ने उसे कभी कुछ चीज दी है, ऐसी चीज जो सॉस के खिलाफ इस्तेमाल हो पाए। अवोई ने बताया आखिरी दफा ताकेरू ने उसे एक पेन दिया था। चिकागे मित्सुकी के घर आई और उसी पेन को ढूंढने लगी। कमरे में ताका झाकी करते हुए तात्सुकी ने देख लिया। आखिर दिल में दबी हुई बात की, ये अवोई कौन है? मित्सुकी का असल नाम मित्सुकी नहीं है और तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रही हो। चिकागे ने कहा मित्सुकी का असल नाम मित्सुकी नहीं है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। राइटर्स अक्सर अपने असल नाम की जगह पेन नेम यूज करते हैं। तात्सुकी ने कहा एडिटर होने के नाते सच जानने का मुझे भी हक है। चिकागे ने कहा वक्त आने पर वो उसे सब बताएगी, लेकिन अभी नहीं। पुलिस ने कॉल करके शू को बुलाया क्योंकि रीना बगैर लाइसेंस के डॉल्स को सेल कर रही थी। रीना को घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो उसके पास है नहीं, तो सोचा डॉल्स बेचकर पैसे कमा ले। मजबूरन शू को रीना को फिर से अपने घर लाना पड़ा। डेथ प्रिंस ने अवोई के लिए लेटर छोड़ा जिसमें उसने कहा वो 12 बजे इन हेडफोन्स को पहन ले। खुद एग्जैक्ट 12 बजे शू से मिलने आया। शू को बताया अब से मैं अवोई की हिफाजत करूंगा क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम अभी भी अवोई को मारने का इरादा रखते हो? अवोई के पास जो को मारने का अच्छा रीजन भी होगा तब भी तुम उसे मारोगे? शू ने कहा बिल्कुल, जो को जिसने मारा वो चाहे अवोई ही क्यों ना हो वो उसे माफ नहीं करेगा। हेडफोन्स के जरिए अवोई इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। शू से बात करने के बाद डेथ प्रिंस अवोई के पास आया। वो उसे दिखाना चाहता था शू असल में उसके बारे में क्या सोचता है। अवोई रोते हुए कहने लगी ऐसा करने की क्या जरूरत थी, मुझे पहले से पता था। मैंने उसके सबसे करीबी इंसान को मारा है तो भला वो मुझे माफ क्यों करेगा? मैं उसकी मजबूरी समझ सकती हूँ। वो जोर जोर से रोने लगी। डेथ प्रिंस से देखा नहीं गया। उसने जल्दी से अवोई को गले लगाया। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इस बात से अवोई को शू की याद आने लगी। वो भी उसकी हिफाजत करता रहा। रीना ने शू से पूछा क्या तुम अभी भी अवोई को मारना चाहोगे? शू ने कहा बिल्कुल, मैं उसे मारूंगा। रीना ने जवाब दिया मगर मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसा करने में घबरा रहे हो। शू की आंखों से आंसू निकले। कहा अवोई बिल्कुल मेरी जैसी है। जैसे मैंने जो को खोया बिल्कुल उसी तरह उसने अपने भाई को खोया। जैसे मैं जो के कत्ल के लिए उसे माफ नहीं कर पाया, वैसे ही वो जो को अपने भाई के कत्ल के लिए माफ नहीं कर पाई होगी। वो और जोर से रोया। कहा वो अवोई ही क्यों थी? क्यों मुझे उस लड़की से नफरत करनी पड़ रही है जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ? रीना शू से
कहने लगी, तुम्हारा जो भी फैसला हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फैसला जो भी हो, लेकिन जो के बदले के बारे में मत भूलना। चिकागे ने शियोरी को कॉल करके बुलाया क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया। डेथ प्रिंस ने बताया शियोरी ने ही उसे मित्सुकी को मारने की सुपारी दी थी। उसने ताकेरू को इसलिए मारा क्योंकि शियोरी के खिलाफ उसके पास सबूत था। अपना सीक्रेट छुपाने के लिए उसने ताकेरू को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन जो सबूत ताकेरू ने उसके खिलाफ जमा किया वो उसे आज तक नहीं मिला। बात रही जो की, उसे भी मारने वाली शियोरी है, ना कि आउई। शियोरी ने जिस दिन मित्सुकी को किडनैप किया उस दिन उसे फोर्स किया कि वो जो के मारने का इल्जाम अपने सर पे ले, वरना उसकी माँ की जान को खतरा होगा। जो सीसीटीवी फुटेज वो दिखाती रही वो भी नकली है। शियोरी ने कबूल किया, हाँ मैंने ही उनका कत्ल किया। तुम दोनों की और कौन मदद कर रहा है? मुझे नहीं लगता सिर्फ तुम दोनों इस प्लान में शामिल हो। चिकागे ने कहा, देख लेना तुम्हारे काले करतूत सबके सामने आएंगे। शियोरी चाहती तो वो चिकागे को मार देती, पर मारा नहीं, क्योंकि जो सबूत ताकेरू ने उसके खिलाफ छुपाया है वो इसके जरिए ही उसे मिल सकता है। आउई की माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। डेथ प्रिंस ने कहा वो शू को सब कुछ बता दे। असल में आउई भी जानती है शियोरी ने जो का कत्ल किया। शू को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि अगर बता देते तो शियोरी उसे भी मार डालती। डेथ प्रिंस ने कहा, तुम जाकर उसे सच्चाई बताओ, मैं तुम्हारी माँ की हिफाजत करूंगा। शू ने बचपन में दिया हुआ आउई का लेटर फाड़ा और उसे मारने के लिए तैयार हुआ। शियोरी ने कॉल करके बताया, मैंने आउई को हाली फैक्ट्री में बुलाया है, तुम भी वहाँ चले जाओ। ये उसकी चाल है शू को मरवाने की, क्योंकि जल्द शू को भी उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। ऐसा होने से पहले वो शू को मरवा देगी। आउई सच बताने शू के घर आई। रीना की मदद से आउई हाली फैक्ट्री में पहुंची। शू ने आउई की तरफ गन की। आउई ने कहा, मैंने जो का कत्ल नहीं किया। शू हंसा, उसे लगा शायद मौत के डर से ऐसा कह रही है। फैक्ट्री में छुपा एक हिटमैन शू को मारने लगा। आउई ने शू पर लेजर लाइट देखी और जल्दी से शू को बचाया। इसी चक्कर में गोली आउई को लग गई। आउई को हॉस्पिटल एडमिट किया गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन जान अभी भी खतरे में है। शू परेशान था। डेथ प्रिंस ने कहा, तुम परेशान क्यों हो? तुम तो यही चाहते थे। शू को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। वो वहाँ से चला गया। जो शियोरी को वार्न करने आया उसे जिंदा देखकर शियोरी की आंखें फट गईं। कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की शू को चोट पहुँचाकर। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, या तो अपने गुनाहों को कबूल करो या मुझसे लड़ो, चॉइस तुम्हारी है। शू घर वापस आया। घर पे चिकागे उसका इंतजार कर रही थी। उसने जो से मिलवाया। शो हैरान हुआ, जाहिर है मरे हुए इंसान को जिंदा देख लिया। पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जो ने समझाया कि ये सब कुछ उसका प्लान था। कहानी समझने के लिए 3 साल पीछे चलते हैं, जब चिकागे और ताकेरू एक साथ रहते थे। दोनों का रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ताकेरू ने रिश्ता तोड़ दिया। उसी दिन वो मारा गया और वजह बताई गई खुदकुशी। चिकागे को लगा काम के प्रेशर की वजह से उसने ऐसा किया होगा, लेकिन 2 साल बाद उसकी चीजों की सफाई करते वक्त ताकेरू की डायरी मिली, जिससे पता चला वो आखिरी दफा सॉस नामी ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहा था। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन लिखा हुआ था वो शियोरी से मिलने जाएगा। इसके अलावा उसने चिकागे के लिए एक मैसेज छोड़ा, मुझे जल्दी मारकर चुप करवा दिया जाएगा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो समझ गई ताकेरू को मारा गया। 6 महीने पहले चिकागे ये डायरी लेकर जो के पास आई। बताया शियोरी उसकी कातिल है, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए ताकेरू का कत्ल किया। जाहिर है जो को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक प्लान बनाया। चिकागे का पेन नेम मित्सुकी इस्तेमाल करके एक फेक आइडेंटिटी बनाई। चिकागे ने उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए शियोरी को कॉल करके धमकाया। कहा, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है। फिर चिकागे ने आउई को मित्सुकी बनाकर सबके सामने लाया। यहाँ ये सवाल उठता है, चिकागे खुद भी मित्सुकी बनकर सामने आ सकती थी, उसने आउई को ही क्यों चुना? असल में चिकागे को पता था सबूत ढूंढने के लिए शियोरी आउई तक जरूर पहुँचेगी और आउई को मारने की कोशिश करेगी। इसलिए चिकागे ने उसे फेमस मांगा आर्टिस्ट मित्सुकी बनाकर सामने लाया, ताकि शियोरी के लिए एक फेमस मांगा आर्टिस्ट को मारना मुश्किल हो जाए। आउई जब मित्सुकी बनकर सबके सामने आई तो शियोरी ने एक झूठी रिपोर्ट बनाकर जो से कहा, मित्सुकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, तो इसे जान से मारना पड़ेगा। इसके पास एक सबूत होगा जो तुमने मुझे ला कर देना है, इससे मैं साबित कर पाऊंगी कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी। जो समझ गया जो कुछ भी चिकागे ने कहा वो सच था। भला मित्सुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़ी हो सकती है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। शियोरी ने चिकागे यानी मित्सुकी को बहाने से कॉल करके पोर्ट पर बुलाया ताकि वो उसे मार पाए। उसके जगह जो वहाँ पहुँचा। जब उसे ये पता चला जो को सब कुछ मालूम है, उसने जो को शूट किया। जो वीडियो वो शो को दिखाती रही वो भी एडिटेड थी, उसमें शियोरी थी ना कि आउई। गोली का जख्म जब तक भरा नहीं तब तक जो एक अपार्टमेंट में रहा। बाहर क्या हो रहा है ये सब कुछ वो चिकागे की मदद से जानता रहा। उसी ने चिकागे से कहा वो आउई को सब कुछ बता दे, सिवाय इसके कि वो अभी भी जिंदा है। अगर उसे
उसे ये पता चल गया जो अभी भी जिंदा है तो शू को तकलीफ में देखकर वो शू को सच बता देगी, जिससे शू की जान भी खतरे में होगी और इनका प्लान भी बिगड़ जाएगा। जो अभी भी ताकेरू के छुपाए हुए उस सबूत को ढूंढ रहा है जो अवोई के पेन में हो सकता है। ये उसी पेन के बारे में बात कर रहे थे। रीना की एक टोल में लिसनिंग डिवाइस था जिससे रीना उनकी बातें सुन पा रही थी। उसने शियोरी को कॉल करके पेन के बारे में बता दिया। सबको पेन चाहिए लेकिन सवाल है वो है कहाँ, तो वो है तात्सुकी के पास। सोचा अवोई के पेन से मांगा ड्रॉ करेगा तो मांगा अच्छी ड्रॉ होगी। जल्दी पता चल गया टैलेंट हाथों में होता है पेन में नहीं। शियोरी ने वक्त जाया किए बगैर सर्च वारंट निकाला और पूरे ऑफिस में छापा मारकर उस पेन को ले लिया। तात्सुकी ने कॉल करके चिकागी को सब बताया। उन्हें भी पता चल गया पेन शियोरी के हाथ लग गया। शियोरी को पेन में से एक मेमोरी कार्ड मिला जिसे निकाल कर उसने तोड़ दिया। ये सबूत तो मिट गया। अब जो कोई भी उसके सीक्रेट के बारे में जानता है शियोरी उन्हें भी जान से मारेगी। जो को अच्छे से पता है शियोरी अब उन्हें टारगेट करेगी। फिलहाल हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी अवोई उसकी सबसे इजी टारगेट है, इसलिए वो अवोई को हॉस्पिटल से निकालेंगे। अवोई को हॉस्पिटल में होश आया। जागते ही सबसे पहले डेथ प्रिंस से शू के बारे में पूछा। उसका थोड़ा दिल टूटा। डेथ प्रिंस ने बताया जो अभी भी जिंदा है वो उसी की तरह एक हिटमैन है। इन सीक्रेट बातों को दरवाजे पे खड़े तात्सुकी ने सुन लिया। डेथ प्रिंस ने पकड़ लिया। कहा तुम सीक्रेट जान चुके हो, अब तुम्हें मारना पड़ेगा। तात्सुकी अपनी जान बचाकर भागा। जो और शू अवोई को हॉस्पिटल से निकालने आए। शियोरी ने उन पर नजर रखी हुई थी। उसे पता था अवोई को बचाने दोनों जरूर आएंगे। सॉस के बहुत से हिटमैन उनका पीछा करने लगे। सबके सामने तमाशा न बने इसलिए सारे हिटमैन को बहाने से बॉयलर रूम में लेकर आए। टीम वर्क करते हुए उन्हें खूब पीटा। जो ने शू को अवोई को लाने भेजा। खुद बाकी हिटमैन को संभालने लगा। शू डॉक्टर कोट पहनकर अवोई के रूम तक जाने लगा। रास्ते में डरा सहमा तात्सुकी दिखाई दिया जो शायद डेथ प्रिंस से छुप रहा था। शू छुपा। अगर तात्सुकी ने देख लिया तो इसका पोल भी खुल जाएगा। डेथ प्रिंस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में आया। सारे गार्ड्स को बेहोश करके सीसीटीवी कैमरास बंद किए। इन्हीं की मदद से शियोरी उन पर नजर रख रही थी जो अब वो नहीं रख पाएगी। रीना अवोई के रूम में आई जहर का इंजेक्शन लेकर। शियोरी ने उसे अवोई को मारने का आखिरी मिशन दिया था। कहा अवोई को मारने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। रीना ने पहले ऐसा करने से मना किया लेकिन फिर मान की क्योंकि शियोरी ने उसे धमकाया। रीना का बाप एक क्रिमिनल था। सॉस ने जो को उसे मारने भेजा। जो जब उसे मारने आया तो उसने छोटी रीना को देखा तो उसने उसके बाप को नहीं मारा। जो ने उसके बाप से बातचीत करते हुए कहा वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, बदले में वो उसकी जिंदगी बख्श देगा। अपनी बेटी रीना के लिए वो इस क्रिमिनल लाइफ से हट गया। इसके बाद जो अक्सर शू के साथ इस घर में आता। जो ने चेक करना था रीना के बाप ने पुरानी जिंदगी छोड़ी या नहीं। रीना के इसी पास्ट की वजह से शियोरी उसका फायदा उठा रही है। कहा जो ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें जाने दिया लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी बची हुई फैमिली को मार डालूंगी। ना चाहते हुए भी रीना अवोई को मारने के लिए तैयार हो गई। शिव तात्सुकी से मुंह छुपाकर जाने लगा। तात्सुकी ने डॉक्टर को देखते ही पकड़ लिया। बताया दिल तेजी से धड़क रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जैसे ही शो का चेहरा देखा समझ गया वो भी हिटमैन है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। चुप करवाने पर भी जब वो खामोश नहीं हुआ तो शू ने एक स्पेशल मूव से बेहोश किया। अवोई के कमरे में आया। अवोई अभी भी जिंदा है क्योंकि रीना ने उसे मारा नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो अच्छे से जानती है शू उससे कितनी मोहब्बत करता है। शू अवोई को अपने घर ले आया। शियोरी का प्लान फेल हो गया। शू ने अवोई के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो शर्मिंदा था। अवोई ने कहा माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। उसे अपने एक सीक्रेट बताया। कहा 3 साल पहले जब मेरे भाई की मौत हुई मेरी माँ को कैंसर हो गया और मैं अच्छे कार्टूनिस्ट भी नहीं बन पाई, इसलिए अपनी जान लेने पुल पर आई जहाँ मैंने तुम्हें देखा। शू बच्चों के साथ खड़ा था। जो ने शू का नाम लिया। ऐसे अवोई को पता चला ये इसके बचपन का दोस्त शू है। वो जोर जोर से रोने लगी। शू अब भी वैसा था, जिंदगी से भरपूर। उसे देखकर अवोई को जीने की उम्मीद मिली। ये जानकर शू ने उसे गले लगाया। दोनों को साथ में डेथ प्रिंस ने देखा। उसके एक्सप्रेशन चेंज होते दिखाई दिए। न्यूज में दिखाया गया फेमस मांगा आर्टिस्ट को गायब करने और उसे जान से मारने की कोशिश करने के लिए पुलिस शू को ढूंढ रही है। जाहिर है इस न्यूज को फैलाने में शियोरी का हाथ था। तात्सुकी न्यूज रिपोर्टर्स को शू की सच्चाई बता रहा था, इसलिए चिकागे ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जब उसे ताकेरू की मौत के बारे में पता चला वो भी इस प्लान में शामिल हो गया क्योंकि वो और ताकेरू एक ही कंपनी में कलीग्स रह चुके थे। ये सब शू के घर में थे। शू को अच्छी तरह पता है शियोरी
श्योरी उन्हें मारने की कोशिश करेगी। उसके कदम उठाने से पहले उन्हें श्योरी को एक्सपोज करना पड़ेगा। जो ने प्लान किया मित्सुकी के रिटायरमेंट के बहाने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। मीडिया जैसे ही जमा होगी श्योरी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। श्योरी के खिलाफ इनके पास सबूत नहीं था तो जो ने कहा वो खुद सबके सामने आकर सॉस के बारे में बताएगा और ये भी कि कैसे श्योरी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। सच बताने से जो को तो सजा मिलेगी लेकिन साथ में श्योरी भी पकड़ी जाएगी। रीना ने अपनी उसी डॉल की मदद से इनका प्लान सुना और श्योरी को कॉल करने लगी। तभी डेथ प्रिंस आया। पता चला रीना श्योरी के साथ मिली हुई है। डेथ प्रिंस ने कहा मैं अवोई और उसके दोस्तों को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रीना को समझ नहीं आया। कहा तुम तो अवोई को पसंद करते हो, भला हमारी मदद क्यों करोगे। असल में डेथ प्रिंस ने अवोई और शू को जब से साथ देखा उसकी फीलिंग्स बदल गई। फैसला किया जो मेरा नहीं मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अवोई ने शू से पूछा सॉस की सच्चाई बताने के बाद जो भी पकड़ा जाएगा क्या तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं। उसने जवाब दिया अगर जो को मसला नहीं तो मुझे भी नहीं है। वैसे मैं और जो दोनों चाहते हैं श्योरी और मासूम लोगों का कत्ल ना करे। श्योरी जैसे भी है हम उससे दिल से नफरत नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता जब श्योरी हमारे साथ थी तब उसकी फीलिंग्स हमारे लिए नकली थी। उसे श्योरी की तरफदारी करता सुनकर अवोई को ठेस पहुंची। कहा मैं उसे माफ नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने जो के कत्ल के लिए मुझे मारने की कोशिश की मुझे माफ नहीं किया, वैसे मैं भी श्योरी को माफ नहीं करूंगी। शू को शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में अवोई से माफी मांगी। कहा मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। रीना शू से मिलने आई। कहा मैंने न्यूज देखी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने देखा जो अभी भी जिंदा है। मैं हैरान हो गई। डेथ प्रिंस श्योरी से मिला। श्योरी ने उसे गद्दार कहा क्योंकि उसने अवोई की मदद की थी। डेथ प्रिंस ने कहा तुमने ही अवोई को मारने की सुपारी वापस ली। हाँ अगर तुम मुझे दोबारा हायर करो तो तुम जिसे बोलोगी मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। श्योरी को उस पर भरोसा नहीं था इसलिए डेथ प्रिंस ने उसे वीडियो दिखाई। वो जो और शो को लाइव देख पा रहे थे। असल में डेथ प्रिंस के कहने पर रीना उनके घर आई। कपड़ों पर पहना ब्रोच असल में डेथ प्रिंस का एक हिडन कैमरा है। रीना ने जो से रिक्वेस्ट की जल्दी मेरे बाप की डेथ एनिवर्सरी है, क्या कल आप मेरे साथ उनकी कब्र पर चलेंगे। जो से अपनी बेटी की तरह समझता है जल्दी से हाँ कर दी। ये डेथ प्रिंस का प्लान था जो को इन सबसे दूर करने का। डेथ प्रिंस ने कहा मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान तब बताऊंगा जब तुम मुझे दोबारा हायर करोगी। श्योरी ने उसे दोबारा हायर किया। फिर रीना से मिली और उसे हिदायत दी तुम्हें आज से डेथ प्रिंस ऑर्डर देगा लेकिन याद रखना पिछले मिशन की तरह ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। अगले दिन 3 बजे कॉन्फ्रेंस थी। तात्सुकी और चिकागे ने इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करना था। अब वो एक कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी। शू से सेफ जगह लेकर जाएगा जहाँ उसकी जान को खतरा ना हो। कॉन्फ्रेंस से पहले जो रीना के साथ कब्रिस्तान आया उसके बाप के बारे में बात करते हुए बताया तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा था मैं रीना को बड़े होते और शादी करते देखना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम और शू एक दूसरे के लिए अच्छे रहोगे। वो लड़की जिससे उसके माँ बाप इतनी मोहब्बत करें वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती। रीना को गिल्टी महसूस हुआ। कहा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। शू तो मुझसे बहुत अच्छा है। प्लान के हिसाब से जब जो रीना के साथ होगा श्योरी ने कॉन्फ्रेंस को रोकना है। कॉन्फ्रेंस रूम को सेट करते हुए एक आदमी आया जिसने मांगा के एक कैरेक्टर को टेबल पर रखा। असल में डेथ प्रिंस है जिसने मास्क पहना हुआ था। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले जो ने रीना से मदद मांगी। जो अवोई को रीना के बाप के वेयर हाउस में लेकर जाएगा ताकि वो सेफ रहे। रीना दोनों को वेयर हाउस में लेकर आई। श्योरी ने शू को बेहोश किया। शू के घर हिटमैन को भेजकर जो का सारा सामान साफ करवाया। इन केस अगर उसने कॉन्फ्रेंस में सबको सच बता भी दिया तो सबूत के तौर पर ये जगह उसके पास नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। चिकागे ने बताया वो असली मित्सुकी है और ताकेरू की मौत के बारे में बताने लगी। दूसरी तरफ डेथ प्रिंस ने एक बटन दबाया। डॉल में 4 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। दूसरी तरफ जो को श्योरी की कॉल आई। कहा अवोई और शू उसके कब्जे में है। अगर जिंदा देखना चाहते हो तो इस कॉन्फ्रेंस को रोक दो वरना डॉल में लगा बॉम्ब फट जाएगा और मैं ये बता दूंगी ये एक टेररिस्ट अटैक था। जो ने टाइम जाया किए बगैर कॉन्फ्रेंस को रोका। डेथ प्रिंस ने टाइमर को रोक दिया। शू को होश आया। दोनों को चेयर के साथ बांधा हुआ था। श्योरी उनके सामने थी। कहानी बताने लगी जो इन्हें मारने के बाद वो सबको बताएगी। तुम जब अवोई के ऑफिस में काम कर रहे थे तब तुम्हें अवोई से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का इजहार करने पर अवोई ने तुम्हें रिजेक्ट किया। गुस्से में तुमने उसे गोली मारी। जब पता चला वो अभी भी जिंदा है तुमने उसे हॉस्पिटल से किडनैप किया, यहाँ लेकर आए ताकि तुम दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाओ। श्योरी जो का इंतजार कर रही थी ताकि वो इन तीनों को एक साथ मारे। उसके नजदीक इन तीनों का कत्ल इंसाफ को बचाने के लिए होगा। सॉस उसके लिए इंसाफ है जिसे बचाने के
लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसने बताया आखिर वो सॉस से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। तकरीबन 17 साल पहले शियोरी का 5 साल का बेटा था। एक 16 साल की लड़की युमा ने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसका कत्ल किया। माइनर होने के नाते कानून ने बहुत कम सजा देकर युमा को छोड़ दिया। शियोरी पुलिस वाली थी। एक दिन पुलिस चीफ ने बुलाकर उसे सॉस के बारे में बताया। वो उसे सॉस का हिस्सा बनाना चाहते थे। शियोरी ने उनकी ऑफर कबूल की। कई साल सॉस के लिए काम किया। एक दिन भीड़ में उसे युमा दिखाई दिया। युमा हंस हंस के अपने दोस्तों को बता रहा था कैसे उसने एक छोटे बच्चे का कत्ल किया था। शियोरी के दिल में बदले की आग चली। एक दिन युमा उसके हाथ आया। उसने अपनी गन की सारी गोलियां युमा में उतार दी। युमा को पता था कोई तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने ताकेरू की मदद मांगी थी, जिसने कत्ल से रिलेटेड युमा का इंटरव्यू लिया था। युमा ने शियोरी के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को ऑडियो रिकॉर्ड किया, जिससे क्लियर था शियोरी ने उसका कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने उसकी मौत को ऐसा दिखाया जैसे उसने सुसाइड की। ताकेरू को शक हुआ। उसने शियोरी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तब उसे सॉस के बारे में पता चला। सॉस को एक्सपोज करने से पहले आखिरी दफा वो शियोरी से मिला। शियोरी ने वार्न किया, सॉस पर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दो। ताकेरू उसकी धमकी से नहीं डरा। सॉस को बचाने के लिए शियोरी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसे मार तो दिया, लेकिन उसे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। शियोरी ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों की बदौलत उसे वो रिकॉर्डिंग मिल पाई जो ताकेरू ने अबोई के पेन में छुपाई थी। जो वेयर हाउस में आया, शियोरी उसे मारने के लिए तैयार हुई। सारा सच उगलने के लिए जो ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अभी तक रुकी नहीं। वेयर हाउस में उसने जो भी बोला या किया वो सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उसे ब्रॉच वाले कैमरा से जो रीना ने जानबूझकर उस वेयर हाउस में रखा। बात रही डेथ प्रिंस की, तो जो के साथ मिलकर उसने शियोरी को फंसाने का प्लान बनाया। जो डॉल उसने कॉन्फ्रेंस रूम में रखी उसमें कोई भी बॉम्ब नहीं था। इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे सॉस को पकड़वाया जा सके, सिवाय इसके कि शियोरी सब कुछ अपने मुंह से खुद कबूल करे। शियोरी को जब रियलाइज हुआ, सबको सच्चाई का पता चल गया, उसने अपनी कनपट्टी पर गन रखी। कहा, सॉस के जरिए इंसाफ दिलाकर मुझे लगा ऐसे मैं अपने बेटे को जिंदा रख पाऊंगी। शियोरी को अब भी नहीं लगता उसने कुछ गलत किया। वो खुद को मारने लगी। शो ने रोका, पूछा, तुमने मुझे मित्सुकी से बदला लेने की इजाजत क्यों दी? शियोरी ने जवाब दिया, जाहिर है मैं चाहती थी तुम्हें लगे मित्सुकी ने जो का कत्ल किया। शो ने कहा, गलत। तुम्हें लगा मित्सुकी को मारने से मेरे दिल में पछतावा और नफरत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें लगा युमा को मारने से तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो बताओ, क्या युमा को मारने से तुम्हारे दिल को सुकून मिला? शियोरी ने कहा, हाँ मुझे मिला, मगर सच तो ये था। उसे मारने के बाद शियोरी की बेचैनी बढ़ गई। शो करीब आया, कहा, तुम्हें ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, मैं और जो तुम्हारा साथ देंगे। उसकी बातें सुनकर शियोरी को अपने बेटे की याद आई। जब वो शो से पहली दफा मिली थी तब शो भी 5 साल का था। उसने हमेशा शो को बेहतर ट्रीट किया, लेकिन हालात ऐसे कैसे हो गए ये शायद शियोरी को भी नहीं पता चला। शो ने जैसे ही गले लगाया वो फूट फूट कर रोने लगी। बाकी सबकी भी आंखें भर आईं। नेक्स्ट सीन में शो और अबोई आखिरी दफा एक दूसरे से मिलने आए। ये इनका अपना डिसीजन था। उस दिन बहस के बाद शो को लगा अबोई उसकी वजह से बहुत तकलीफ में है। सोचा, अबोई जब भी मुझे देखती होगी उसे याद आता होगा मैंने कैसे उसे मारने की कोशिश की, जिससे उसे तकलीफ पहुंचती है। दूसरी तरफ अबोई ये समझ रही थी, जब शो मुझे देखता होगा तो उसे याद आती होगी कैसे उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज उसे तकलीफ देती होगी। दोनों ने मोहब्बत को दिल में, दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर एक दूसरे से अलविदा कहा। दोबारा कभी न मिलने के लिए इसी तरह 6 महीने गुजरे। शो पहले की तरह जो के साथ मिलकर क्लीनिंग का काम करने लगा। न्यूज में दिखाया गया, शियोरी ने कबूल किया वो अकेले सॉस चलाती थी। उसने सारे इल्जाम अपने सर पर लिया ताकि बाकी पुलिस ऑफिसर बच पाए। दूसरी तरफ अबोई अब बाकी सबके साथ मिलकर स्टूडियो में काम करती है। शो अकेला सफाई करने में बिजी था। उससे डेथ प्रिंस मिला। कहा, मैं अबोई के हवाले से बात करने आया हूँ। उसने बताया, जब तुम दोनों आखिरी दफा मिले तब मैंने छुप के तुम दोनों की बातें सुन ली। क्या मोहब्बत करने के बावजूद एक दूसरे से अलग होना अच्छी बात है? शो को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अबोई को ना छोड़े। शो ने जब अपना फैसला नहीं बदला तो डेथ प्रिंस को बताना पड़ा। आज 11 बजे अबोई हमेशा के लिए टोक्यो छोड़कर चली जाएगी। जाने से पहले वो अपने स्टूडियो में ही होगी। कहा, क्या तुम्हारा फैसला अब भी नहीं बदलेगा? दूसरी तरफ अबोई से रीना मिली और यही बात समझाने लगी वो शो को ना छोड़े। अबोई ने फैसला नहीं बदला, सीधा वहाँ से चली गई। माँ के साथ ताकेरू की कब्र पर आई। माँ ने कहा, पिछले कुछ टाइम से तुम काफी उदास दिखाई दे रही हो। माँ को अच्छे से पता है ये उदासी शो के जाने की वजह से थी। ताकेरू की कब्र को देखकर उसे ताकेरू की बात याद आई, जो तुम्हारा दिल करे वो करना, कभी भी खुद से झूठ मत बोलना। वो खुद से झूठ ही तो बोल रही थी। शो के बगैर मैं खुश हूँ, मैं उसके बगैर रह लूंगी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं। शो को उदास देखकर जो उससे मिला और वही बात करने लगा, अपने दिल की सुनो, अगर ना मिलने का वादा
वादा कर भी लिया तो उसे तोड़ दो। थोड़ा शो को मोटिवेट किया तो शो भागा सीधा अवोई से मिलने। बिल्कुल 11 बजे स्टूडियो पहुंचा। खाली देखकर उसे लगा अवोई चली गई। अवोई जैसे ही स्टूडियो में आई शो को देखकर हैरान हो गई। फाइनली शो ने बताया वो क्यों उससे दूर हुआ था। कहा मैं पहले तुम्हें मारना चाहता था, इस बात को भूलने के लिए मैं तुमसे अलग हुआ, लेकिन अब मुझे समझ आई जब मैं तुम्हें मारने लगा तब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुमने सब कबूल कर लिया था क्योंकि तुम्हें पता था मुझे कैसा फील हो रहा है। तुमने मुझे सबसे ज्यादा समझा, इसलिए मैं इस बात को कभी नहीं भूलना चाहता। आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अवोई ने भी अपने दिल की बात बताई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी टीवी ऑन हुई। डेथ प्रिंस रीना के साथ नाचते हुए 10 का काउंटडाउन करने लगा। शो को डर लगा कहीं स्टूडियो में इसने बॉम्ब तो फिट नहीं किया। काउंटडाउन खत्म होते ही एक बॉल उनके सामने फटी। उसमें लिखा हुआ था हमेशा खुश रहना। इस बॉल को बाकी स्टूडियो के मेंबर्स ने पकड़ा हुआ था। दोनों को दोबारा साथ लाने के लिए जो ने डेथ प्रिंस के साथ मिलकर ये प्लान किया। अवोई का टोक्यो छोड़कर हमेशा के लिए जाना भी छूट निकला। इसके अलावा डेथ प्रिंस और रीना दोनों रिलेशनशिप में है। शो को अकेला देखकर अवोई ने उसे किस किया जिससे शो पिघल गया। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।